जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 11 एग्जाम में। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं संसद का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। संसद का हमने जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब जो थ्योरी बेस्ड जो भी चीज़ें थी उसको समझ लिया था। अब जो हमें समझना है वह समझना है संसद से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण वाले अनुच्छेद। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे सबसे पहले। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वह अनुच्छेद 79। इसमें बोला गया है संसद के बारे में। अब जो संसद है वह 3 चीज़ों से मिलकर बनेगी। कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसमें इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 80। अनुच्छेद जो 80 है उसमें बोला गया है राज्यसभा के बारे में कि भारत की जो उच्च सदन होगा वह क्या होगा? राज्यसभा होगी। एवं 81 में बोला गया है कि जो हमारी लोकसभा क्या होगी भाई? जो हमारा निम्न सदन है, मतलब जो द्वितीय सदन है, देखो जो हमारा निम्न सदन होगा या फिर अस्थायी सदन होगा वो क्या होगा? लोकसभा होगा। जिसके बारे में लोकसभा, देखो संसद, राज्यसभा और लोकसभा तीनों के बारे में हम इसके पहली वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, आप इसको जाके इसके पहली वाली आप इसकी प्ले लिस्ट में आएंगे और प्ले लिस्ट में आप जाके देखेंगे इसकी पहली वाली जो क्लास, उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ देखने आए यहाँ पे क्या? अनुच्छेद। इससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमने देख लिया है। चलो आगे चलते हैं अनुच्छेद 82 की ओर। अब अनुच्छेद 82 क्या कहता है? अनुच्छेद 82 बोलता है कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर क्या होगी? एक सीट होगी। क्या होगी? हमारे जितनी भी देश में जितनी जनसंख्या है वो प्रत्येक 10 लाख जितनी जनसंख्या उस पर क्या होगा? एक व्यक्ति क्या होगा? सीट उसको मिलेगी। मतलब प्रति 10 लाख लोगों पे एक सीट होना अनिवार्य है। लेकिन ऐसा है नहीं अभी जो है वह है 1971 की जनसंख्या के आधार पर। कितनी है? जो वर्तमान में भी जो चल रही वो 1971 में जितनी जनसंख्या थी उसके आधार पर जो सीटें हैं, जो 552 अपनी लोकसभा की और 250 कहाँ की है? राज्यसभा की। ये सीटें कहाँ कब की हैं? 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। तो आप कहेंगे फिर इसको बढ़ा क्यों नहीं रहे साहब? सीटें क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? तो भाई सीटें इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि 2002 में एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन? 84वां संविधान संशोधन। इसमें बोला गया था कि भाई जो हमारी संसद की सीटें, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों, संसद की जो सीटें हैं उनको 2026 तक ना बढ़ाया जाए। 2026 तक ना बढ़ाया जाए। याद रखना भाई साहब, कौन सा संविधान संशोधन? 84वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ठीक है, इसमें बोला गया था कि राज्यसभा और लोकसभा या फिर पूरी संसद, इसकी जो सीटें हैं वो नहीं बढ़ाई जाएंगी। कब तक? 2026 तक। अब क्या होने वाला है? अब भाई साहब होना है क्या? जब परिवर्तन, उन्होंने एक चीज और बोल दी कि भाई अब तुम जब भी परिवर्तन करोगे ना, जब भी सीटों को बढ़ाओगे तो बढ़ाने के लिए कुछ जनसंख्या, मतलब आप बेस रखोगे उसका आधार का, कितनी जनसंख्या पे कितने हो। तो उन्होंने बोला जब भी आप बढ़ाओगे तो उस समय 2001 की जो जनगणना है उसको देखकर बढ़ाना। मतलब जब नहीं, जैसे अभी 2026 में बढ़ने वाली है सीटें, क्योंकि अभी बढ़ेंगी, इसलिए तो क्या बन रहा है? विस्टा प्रोजेक्ट। पता है कि नहीं भाई साहब? विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? संसद, नई संसद का निर्माण हो रहा है जिसमें अधिकतर बहुत सारी सीटें हैं। वो सीटें इसलिए हो रही हैं क्योंकि 2026 में बढ़ेंगी अपनी राज्यसभा और लोकसभा की सीटें। ठीक है, याद रखना भाई साहब, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है और इसका भी है। तो चलो, तो इसमें बोला गया है कि जब भी ये बढ़ाई जाए तो 2001 की जनगणना के अनुसार इसको बढ़ाई जाए। और ये सारी व्यवस्था किसने की? मतलब ये किसका दिमाग चला इतना खुरापाती आइडिया? वो खुरापाती आइडिया चला हमारे कुलदीप सिंह। किसने? कुलदीप सिंह के द्वारा। एक कुलदीप सिंह जी की अध्यक्षता में एक समिति बैठी थी जिसका नाम था कुलदीप सिंह समिति। इसकी आधार पर इसको क्या रखा गया है? 2001 की जनगणना के आधार पर रखा गया। अब जो भी होगी ना 2026 तक वो सीटें बढ़ेंगी। इसीलिए कौन सा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है? विस्टा प्रोजेक्ट। अब विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? तो जो संसद भवन है हमारा उसी के आगे बनाया जा रहा है इस टाइप का एक विस्टा प्रोजेक्ट। इसे बोलते हैं, मतलब जो नई संसद भवन है उसका निर्माण हो रहा है, इसी को बोला गया है विस्टा प्रोजेक्ट। चलो आगे चलते हैं भैया जी। अब आगे चलने से पहले आगे क्या बोला गया? अनुच्छेद 84। अनुच्छेद जो 84 है, अनुच्छेद 84 में बोली गई संसदों की योग्यताएं। अब संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा। अब देखो 2-3 तो सेम ही है उसमें। देखो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए भी। इसके बाद पागल एवं दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। वो किसमें है? वो भी बोला गया राज्यसभा में और लोकसभा में। तीसरा बोला गया लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब लाभ के पद पर भैया कैसे? मतलब सरकारी नौकरी नहीं करना चाहिए बंदे को, मतलब फुल बेरोजगार होना चाहिए। अब जो चौथी बोला गया उसमें बोला गया कि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष एवं लोकसभा के लिए 25 वर्ष की क्या होना चाहिए? आयु होना चाहिए। सही है भैया? तो यह है संसद की योग्यताएं कि क्या क्या चीजें मांगी जाती हैं। जैसे अपन से कोई भी अपन फॉर्म भरते हैं ना, 10th चाहिए, 12th चाहिए, ठीक इसी प्रकार ऐसे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 85 में बोला गया है राष्ट्रपति 17 आहूत और 17 ऑप्शन के लिए बुलाएंगे। मतलब राष्ट्रपति जो महोदय हैं हमारे पास,
राष्ट्रपति महोदय के पास एक अधिकार है, जिसमें बोला गया है वो सत्र आहूत और सत्र ऑप्शन के लिए बुलाएंगे। मतलब अब आप कहेंगे सत्र आहूत क्या होता है और सत्र ऑप्शन क्या होता है। तो देखो सत्र आहूत क्या होता है, तो हमारी जो संसद है उसमें क्या चलते हैं, सत्र चलते हैं। क्या चलते हैं, सत्र। कितने सत्र चलते हैं, तो 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, अभी बताने वाले हैं इन सत्रों को भाई आते हैं कि नहीं, अपने मुंह से थोड़ी ना कोई भी उठ के चला जाएगा भाई अपने अपने संसद जो है। ठीक है, लेकिन उसका एक टाइम होता है, उस टाइम मतलब सबके लिए एक आमंत्रण पहुंचाना या फिर निमंत्रण या फिर पीले चावल देना, किसका काम होता है, राष्ट्रपति महोदय का काम। जब राष्ट्रपति महोदय जब सभी संसदों के लिए क्या करते हैं, पीले चावल देने जाते हैं, पीले चावल देने जाते तो समझ लो वो क्या कर रहे हैं, सत्र आहूत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सत्र आहूत कर रहे हैं। अब उन्होंने आए संसद में बैठे, नियम कानून की चर्चा की, बहस की, कुर्ता मुर्ता फाड़े, उसके बाद जब उसको पहुंचाना ही, भगाना ही पड़ेगा कि नहीं, मतलब सत्र का समापन भी करना पड़ेगा। जब सत्र का समापन करते हैं तो भाई साहब राष्ट्रपति कहते हैं अब तुम लोग अपने अपने क्षेत्र में जाओ और जाके विकास करो और भ्रष्टाचार करो। ठीक है, तो जो हमारे राष्ट्रपति महोदय है जब वो भगाते हैं उनको तो उसको बोलते हैं सत्र ऑप्शन। देखो जब बुलाएंगे तो सत्र आहूत और भगाएंगे तो सत्र ऑप्शन। ठीक है, याद हो गया, चलो समझ में तो आया होगा। तो देखो जितने सत्र होते हैं वो सत्र होते हैं हमारे 3, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जो हमारा बजट सत्र होता है वो लगभग जनवरी से मार्च के बीच में होता है। कब होता है, जनवरी से मार्च के बीच में। और जो हमारा मानसून सत्र होता है वो होता है जून से अगस्त के बीच में। बिल्कुल फिक्स टाइम ही नहीं कि इतने बजे, मतलब इतने टाइम में होगा, मतलब लगभग इसी के आसपास हो जाता है। और शीतकालीन सत्र कब, अक्टूबर से दिसंबर। और इसमें बोला गया है कि 2 सत्र, जैसे कि बजट सत्र चालू हुआ और खत्म हो गया, उसके बाद जब मानसून सत्र जब चालू होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का गैप होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा गैप कोई भी हालत में नहीं होना चाहिए। तो तुमने देखा होगा कोरोना में भी क्या हुआ था, हमारी संसद के सत्र चल रहे थे भाई साहब। कुछ भी हो जाए लेकिन संसद नहीं रुकेगी, संसद का काम चलता रहेगा, देश आगे बढ़ता रहेगा, चलेगा। इसी में बोला गया है संसद में जब भी संसद सत्र में नहीं होगी, मतलब देखो जब कानून वगैरह बनाने होते हैं तो उसके लिए संसद सब लोग जब बैठते हैं, मतलब ये सत्र चलते हैं, उसी में बनते हैं कानून वगैरह। अब जो हमारा कृषि कानून था, ये कानून ऐसा था जो संसद ने नहीं बनाया, वो बनाया किसने, राष्ट्रपति महोदय ने। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे नहीं चल रहा था क्या, सत्र। तो भाई साहब राष्ट्रपति महोदय ने साइन करके एक अस्थायी रूप से क्या बना दिया, एक कानून बना दिया। तो बोला गया है जब भी हमारे जो बजट नहीं चल रहे होंगे, जिस टाइम पे सांसद लोग संसद में बैठ के चर्चा नहीं कर रहे होंगे, उसके बीच में अगर कोई ऐसा कानून बनाना पड़ गया जो बहुत ही जरूरी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, राष्ट्रपति एक साइन कर देंगे और अकेले ही क्या कर देते हैं, वो कानून बना देते हैं। और वो है ना लगभग वो लागू भी हो जाता है। जब तक है ना उस पर जब नई जो कोई भी बजट चालू होगा ना, उसको 30 दिन के अंदर क्या करना होता है कि संसद को अपनी अनुमति देनी होती है, फिर बोलना चाहिए पारित करना होता है। चलो आगे चलते हैं भैया जी। अब देखेंगे अनुच्छेद 86। अब अनुच्छेद 86 में बोला गया है राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब देखो भैया जी, राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है, जब हर बार सत्र आते हैं, हर साल देखो एक साल में 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो भाई साहब जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं वो हर साल पहले सत्र मतलब बजट सत्र में आके क्या करते हैं, उनको समझा देते हैं, मतलब उनका जो भाषण होता है ना वो भाषण देते हैं, मतलब साल की शुरुआत करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अच्छा जो राष्ट्रपति जो महोदय जो चर्चा खट्टा वो होते हैं ना, भाषण अपना लेके आते हैं, वो लिखता कौन है, राष्ट्रपति महोदय अपने हाथ से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, वो भाई साहब हमारे मंत्रिपरिषद लोग लिखते हैं। कौन लिखते हैं, मंत्रिपरिषद लिखते हैं, मतलब वो अपने मन से कुछ बोल भी नहीं सकते। ठीक है, उनको देख देख के बोलना होता है। वो लिखता कौन है, तो लिखता है हमारे मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद क्या लिखेंगे, जो बिल्कुल अच्छी चीजें होंगी, है ना, खराब चीजें नहीं लिखेंगे। तो उसमें अधिकार भी दिया कि जो भी है ना उसका अभिभाषण तैयार करेगा वो कौन करेगा, हमारी मंत्रिमंडल करेगी। चलो भाई अच्छी बात है। इसमें बोलते हैं अनुच्छेद 87 पे चलते हैं। अनुच्छेद 87 बोलता है राष्ट्रपति का विशेष अधिकार। भाई साहब ये राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अभी विशेष अभिभाषण क्या होता है भैया जी, तो देखो अभिभाषण यानी क्या होगा, नॉर्मल अभिभाषण। अब विशेष अभिभाषण मतलब ये हो गया, अब जैसे मोदी जी की सरकार है, अभी मान लेते हैं मोदी जी की सरकार इस बार हार जाएगी 24 में, अब हार जाए नहीं यार वो तो आपके ऊपर है, चलो मान लेते हार जाती है और कोई भी दूसरी पार्टी आ जाती है, आम आदमी पार्टी आ जाती है। ठीक है, कौन आ जाती है, आम आदमी पार्टी आ जाती है। तो उस टाइम पे भी राष्ट्रपति जब नई सरकार चुन के आती है, मतलब नई लोकसभा चुन के आती है, तो उस समय जो भाषण देते हैं तो उस भाषण को बोलते हैं कौन सा भाषण, विशेष अभिभाषण। कौन बोलते हैं, विशेष अभिभाषण। इसको जो तैयार नहीं करती कोई भी मंत्रिपरिषद। ठीक है भैया जी। चलो देखो राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होगा, जब प्रत्येक साल हर साल बोलते हैं वही जो मंत्री तैयार करते हैं वही बोल देते हैं। लेकिन जब विशेष अभिभाषण क्या हो, जब नई लोकसभा आती है तब बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं विशेष अभिभाषण। चलो आगे चलते हैं अनुच्छेद 88 में। अनुच्छेद 88 बोलता है सदन में मंत्री एवं महान्यायवादी का विशेष अधिकार। क्या बात भैया जी, देखो संसद में मंत्री, देखो सदन में
इसमें बोला गया है जो भी, जैसे कोई व्यक्ति है जो राज्यसभा से है और मंत्री बन गया है, क्या बन गया है, मंत्री। और मंत्री लोग बैठते कहाँ पे, ये हम आपको बता चुके हैं, वह बैठते हैं लोकसभा में। तो इसमें बोला गया कोई मंत्री है जो लोकसभा से है तो वो आके राज्यसभा में बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब मतदान होगा तो वो अपने अपनी कहाँ पे चला जाएगा, अपनी सभा में चला जाएगा। इसमें ये बोला गया। लेकिन साथ में एक चीज और बोल दी है, क्या, महान्यायवादी। भैया महान्यायवादी बहुत पावरफुल आदमी होता है, ये कहीं भी मुंह उठाए चले जाता है, कहीं संसद में बैठ जाएगा, लोकसभा में, राज्यसभा में, उसकी जहाँ इच्छा हो तब बैठ जाएगा, जहाँ बैठ जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट में घुस जाता है मुंह उठाए, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सुनवाई करने के लिए। वो एक प्रकार से वकील है भाई साहब, ठीक है। वो कहीं भी मुंह उठाएगा और चला जाएगा। तो भाई ये तो कहीं भी चला जाएगा, तो उसको जाने दो, अपन चलते हैं आगे, ठीक है। अनुच्छेद 89 इसमें बोला गया है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। देखो इनके बारे में, जो भी सभापति और उपसभापति, इन दोनों के बारे में, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अभी अपन शक्तियां जो इनकी हैं, इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्लाइड आपको लगाएंगे उसमें हम बता देते हैं। तो देखो अनुच्छेद 89 में बोला गया है, 89 में बोला गया है कि राज्यसभा के क्या होंगे, सभापति या फिर उपसभापति, दोनों होंगे। इसके बाद अनुच्छेद 53 में, देखो आप कहेंगे इतनी गायब कहाँ है, तो गायब नहीं, अपन कुछ प्रमुख पढ़ना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसमें जो बाकी जो है अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए अपन ने इसको नहीं इंक्लूड किए। इसलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद डायरेक्ट 93 की। इसमें बोला गया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई है। चलो भाई ये अच्छी बात है। अब चलते हैं अनुच्छेद 98 98 बोला गया है संसद का क्या है, सचिवालय। अब संसद का सचिवालय क्या है भाई, जो हमारे मंत्री लोग होते हैं वो तो आगे कुछ भी बोल के चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं। इसको जो सारे काम जो काम भी जो देख रेख होता है वो करता है सचिवालय। मतलब मंत्री जी आएंगे कुछ भी केवल साइन, लेकिन जो पीछे जो काम होता है वो कौन करता है, संसद का सचिवालय। इसकी चर्चा किसमें बोली गई है, अनुच्छेद 98 में। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ लीजिए कि संसद की सचिवालय की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 98 में है। चलो अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 99। क्या बात, 99 पहुंच गए, एक से लेके 99 जल्दी पहुंच गए। चलो अब बात करते हैं, इसमें बोला गया सांसदों के शपथ के बारे में। अनुच्छेद 99 बोला कि जो भी हमारे सांसद हैं जो हमारे क्षेत्र से चुने के जाते हैं, उनकी जो शपथ कौन दिलाएगा, कैसे दिलाएगा, इन सभी के बारे में चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 99 में की गई है। अब अनुच्छेद 100, क्या बात, एक बार तालियां हो जाएं, हम पहुंच चुके हैं अनुच्छेद 100 की ओर। चलो बड़ी देर में पहुंचे हैं। अनुच्छेद 100 में बोला गया है गणपूर्ति। अब आप कहेंगे ये गणपूर्ति क्या होता है, ये क्या लफड़ा है। तो भाई साहब जब राज्यसभा या लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसका अगर 10% लोग भी, 10% ध्यान से सुनना भाई साहब, 10% लोग भी अगर सभा में उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष का एक कर्तव्य होगा कि वह उस सभा को स्थगित कर दें, क्या कर दें, रोक दें, या फिर जब तक है ना कम से कम 10% लोग नहीं आते जब तक वो अपने मन से कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लें। मतलब संसद की जो कार्रवाई चालू करने की लगभग कितने परसेंट की आवश्यकता होती है, 10% लोग होना ही चाहिए, फिर 1/10 क्या होना चाहिए, लोग होना ही चाहिए, तो ही क्या है संसद की कार्रवाई चलेगी। अगर 10% से भी कम लोग हैं, 9% हैं, तो जो हमारे राज्यसभा में सभापति महोदय और लोकसभा में हमारे अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे, उसे अपने जो इस संसद की जो कार्रवाई उसे रोक देंगे या फिर समाप्त कर देंगे। मतलब बोलेंगे भाई और लोग आने दो, उसके बाद अपन कोई भी चीज़ पर चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में, और साथ ही में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। जो सभापति और उपसभापति की जो चर्चा की गई है वह की गई अनुच्छेद 89 में। इसमें बोला गया है कि जो राज्यसभा है उसके एक सभापति होंगे और एक ही उपसभापति होंगे। अब एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का ही सदस्य नहीं होता, तो वह है राज्यसभा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होता है या फिर सभापति होते हैं वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय वह क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और उपसभापति को उसी का मतलब राज्यसभा के जो सभापति के कारण ही उनको क्या मिलते हैं, वेतन और भत्ते मिलते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे जो हमारे सभापति महोदय होते हैं वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। अब बात करेंगे जो हमारे राज्यसभा का जो सर्वोपरि कौन होता है, तो राज्यसभा का जो सर्वोपरि मतलब जो मेन व्यक्ति होता है वो कौन होते हैं, हमारे सभापति महोदय होते हैं। तो उनको बोल सकते हैं ये क्या होते हैं, सर्वा होते हैं। अब बात करेंगे जो हमारे सभापति महोदय हैं वो अपने जब भी कोई भी बिल पारित करना होता है, क्या होता है, कोई बिल पारित करना होता है या संसद में आते हैं तो वो अपने मत का प्रयोग करते ही नहीं है। वो कहते हमें नहीं करना, तुम लोग अपने में देख लो, एक दो कम होगा तो देख लेंगे। तो भाई वो है ना सबसे पहले तो अपना मत का उपयोग करते नहीं है, ठीक है, मत का उपयोग नहीं करते। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पक्ष वाले और विपक्ष वाले का जो वोट है या फिर मत है वो क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। बराबर हो जाने के कारण
अब मजबूरन ही उसे क्या देना पड़ता है, वोट, किसी या फिर पक्ष में देना होगा या फिर विपक्ष में देना होगा, जिस कारण से उसके मत को बोला जाता है निर्णायक मत। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं जो हमारे सभापति महोदय होते हैं वो मत नहीं देते, लेकिन कभी कोई बिल में अगर कोई मत जो बराबर हो जाएंगे उस टाइम पे हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं या फिर सभापति महोदय हैं वह क्या कर सकते हैं, निर्णायक मत के रूप में वो अपना मत दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सभापति। अगर कभी भी सभापति या फिर जो हमारे सभापति महोदय हैं या फिर वो कहीं चले जाते हैं या फिर छुट्टी पर रहते हैं, फिर किसी विदेश काम से बाहर गए हैं, तो उस समय क्या होगी, राज्यसभा लगी होगी, और राज्यसभा लगी हुई तो उनका कोई ना कोई अध्यक्ष के लिए होना चाहिए, मतलब सभापति की जो कुर्सी होगी उसको बैठने के लिए होना चाहिए कि नहीं, खाली रहेगी वो कुर्सी। इस कारण से एक उसमें क्या होंगे, उपसभापति होंगे। ठीक है, कौन होंगे, उपसभापति। और उपसभापति जो होते हैं वह राज्यसभा के सदस्य होते हैं। कौन होते हैं, राज्यसभा के सदस्य में से ही किसी एक को चुन लिया जाता है उपसभापति। और कभी कभी क्या होते हैं, जैसे राज्यसभा के जो सभापति हैं वो तो चले गए कहीं विदेश, इसके बाद जो उपसभापति हैं वो कहीं भी, जैसे उनकी मृत्यु हो गई, अब उस टाइम पे ना तो सभापति महोदय हैं ना ही उपसभापति महोदय हैं, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, तो उस टाइम पे एक प्रावधान ऐसा किया गया है कि अगर दोनों ही नहीं है तो उस टाइम पे जो राज्यसभा में जो 5 जो बुजुर्ग लोग होंगे या फिर ज्यादा उम्र दराज लोग होंगे, उनमें से किसी उन 5 में से राष्ट्रपति किसी एक को भी क्या कर सकता है, राज्यसभा का सभापति नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है भैया, आगे चलेंगे। आगे थोड़ी सी एक चीज और देखेंगे, जो हमारे उपराष्ट्रपति जो उपसभापति महोदय है वह जब भी सभापति नहीं होंगे तो अपना उनका पद संभालेंगे, लेकिन सभापति का जो पद है उस पे आ जाने के कारण वो उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभालेंगे। ठीक है, केवल और केवल किसका संभालेंगे, सभापति महोदय को। नहीं तो आप बोलेंगे भाई जो भी सभापति बनते हैं तो वो कौन बन जाएगा, उपराष्ट्रपति, तो ऐसा नहीं है, उपराष्ट्रपति तो केवल वो ही रहेंगे। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा और देखेंगे, राज्यसभा के जो हमारे उपसभापति होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, याद रखना, जबकि सभापति जो होते हैं वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। आगे देखेंगे, आगे देखना हमारे लिए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा किसमें की गई, अनुच्छेद 93 में की गई है। इसमें बोला गया है कि इसके जो लोकसभा के सदस्यों में से ही 2 लोगों को निकाल लेते हैं, उसी में से एक मतलब चुन लेते हैं, एक को अध्यक्ष के रूप में और एक को उपाध्यक्ष के रूप में क्या कर लेते हैं, चुन लिया जाता है। सदस्यों में से ही लोकसभा के जो भी सदस्य होंगे उन्हीं में से क्या कर लिया जाता है, एक को अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा। अब बात करते हैं जो हमारी लोकसभा का जो सर्वोसर्वा कौन होता है, तो याद रखना भाई लोकसभा का जो सर्वोसर्वा होता है वह होता है लोकसभा का अध्यक्ष या फिर स्पीकर। और ऐसी राज्यसभा का सर्वोसर्वा कौन था, तो सभापति महोदय या फिर उपराष्ट्रपति जी क्या थे, राज्यसभा के सर्वोसर्वा थे। अब बात करते हैं, एक और होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर बोल सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष। क्या होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष। आप कहेंगे ये अस्थायी अध्यक्ष क्या होता है, तो भाई साहब ये अस्थायी अध्यक्ष वो होते हैं जब नई लोकसभा चुन के आती है तो उस समय कोई तो लोकसभा का अध्यक्ष होता नहीं है, तो उस समय उनको जो हमारे लोकसभा के जो सदस्य हैं, मंत्री लोग हैं, उनको शपथ दिलाने के लिए या फिर नियुक्त करने के लिए कोई अध्यक्ष होना चाहिए। उस टाइम पे किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो भी है ना लोकसभा में जो उम्रदराज व्यक्ति होगा या फिर ज्यादा उम्र का व्यक्ति हो गया होगा, उसके लिए क्या बना देते हैं, अस्थायी अध्यक्ष की भाई साहब आइए आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाइए, उसके बाद आप अपनी कुर्सी से उठिए और भाग जाइए। ठीक है, तो उनको बनाते हैं क्या, हमारे प्रोटेम स्पीकर। अधिकतर जो पार्टियां होती हैं वो प्रोटेम स्पीकर किसे बनाती है पता है, वो बनाती हैं विपक्ष के नेताओं को। वो आती हैं, कहते हैं आओ बेटा हमें शपथ दिलाओ, उसके बाद भाग जाओ। ठीक है, हल्की सी बेइज्जती कर देते हैं बस। चलो अब देखते हैं जो हमारी लोकसभा है उनकी शक्तियां क्या क्या हैं। तो जो हमारी लोकसभा की जो शक्तियां हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो लोकसभा की जो अध्यक्ष है उनकी शक्तियां, उनकी पहली शक्ति है, देखो भाई लोकसभा की अध्यक्षों को, लोकसभा की जो बैठक है उनको क्या करना, नियंत्रित करना कि भाई कब लोकसभा की बैठक होगी, कब स्थगित करना है, कब क्या करना है, उन सबकी जो भी चीज उस पर जो भी नियंत्रण होगा वो कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। दूसरी शक्ति है वह है धन विधेयक या फिर वित्त विधेयक होगा, उसका क्या करेंगे, निर्धारण। देखिएगा लोकसभा का एक बहुत बड़ा पावर है कि भाई ये धन विधेयक है कि नहीं है, इसका जो निर्धारण होगा राज्यसभा के जो सभापति वो नहीं करेंगे, कौन करेंगे, लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे धन विधेयक या फिर वित्त विधेयक का निर्धारण। इसके बाद जो तीसरी शर्त है, तीसरी जो शक्ति है वो है लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन होता है, तो वह भी किसके अधीन होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन होता है। क्यों, क्योंकि लोकसभा का जो सर्वोसर्वा कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष। इस कारण से लोकसभा का जो सचिवालय है, मतलब जो भी कार्रवाई होती है उसकी जो सारी रिकॉर्डिंग वगैरह, मतलब जो रिकॉर्ड होते हैं उन सबको सचिवालय में देखा जाता है और जो भी काम होता है वो सचिवालय में होता है। तो वो किसके अधीन काम करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन काम करता है। आगे देखेंगे, आगे देखते हैं गणपूर्ति। तो हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, अगर लोकसभा में
10% लोग भी नहीं आए लोकसभा में जैसे लोकसभा में कोई सत्र चल रहा है और उस समय जितने भी लोग हैं उसके अगर 10% लोग भी अगर संसद में नहीं आए या फिर लोकसभा में नहीं आए तो उस टाइम लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, उस बैठक को क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, रोक देते हैं, क्योंकि अभी है ना संसद की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए उतने सदस्य उपस्थित नहीं है। तो इसमें बोला गया है गढ़पूर्ति का अभाव होने के कारण कार्रवाई को क्या कर देते हैं, वो रोक देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखो संयुक्त अधिवेशन जो आता है वो अनुच्छेद 108 के तहत आता है। किसमें आता है, अनुच्छेद 108 के तहत। उसमें बोला गया है जब कोई भी ऐसा मत या कोई भी ऐसा बिल जो है ना राज्यसभा में पारित हो गया और लोकसभा में नहीं हो रहा, या फिर लोकसभा में हो गया राज्यसभा में नहीं हो रहा, तो उस समय पे राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, आप दोनों मिल जाओ और संयुक्त रूप से पहले बातचीत कर लो और फिर उसको निपटारा कर लो। तो जो जो दोनों जन मिलकर बैठते हैं कहाँ पे, सेंट्रल हॉल में, संयुक्त अधिवेशन, उसमें जो अध्यक्षता करता है, अध्यक्ष जो करेगा भाई उसके पास ज्यादा पावर होती है। तो लोकसभा का जो पावर है क्या है कि जब संयुक्त अधिवेशन होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इसकी जो नेक्स्ट शक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष की, वह है संसद की विभिन्न समितियों की अध्यक्ष बनाना। आप देखते हैं कई समितियां बनती हैं जिस कारण से जिनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, तो वह करते हैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आगे देखेंगे विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि के नाम भी कौन देता है, तो अध्यक्ष देते हैं। जब भी कोई मंत्री होता है वो अपनी संसद का प्रतिनिधित्व करके कहाँ जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं। उस समय पे उनका जो नाम है कि भाई कौन जाएगा, उस समय पे हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उनमें वो क्या करते हैं, नाम निकाल के दे देते हैं राष्ट्रपति महोदय को, और राष्ट्रपति महोदय फिर उनको पहुंचाते हैं। तो जो नाम देने का जो प्रस्ताव वो कौन करते हैं, भाई लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, उनके पास इतना पावर है। इसके बाद जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वह अपना मत नहीं देते। जिस तरीके से राज्यसभा के जो सभापति हैं वह भी अपने मत नहीं देते, ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो भी अपना मत नहीं देते। लेकिन कभी कभी कोई बिल हो जाता है वो क्या होता है, समान, मतलब जितने वोट पड़े हैं पक्ष में उतने ही वोट पड़ गए विपक्ष में। तो उस समय फिर ये क्या करते हैं, अपना वोट देते हैं। वो होता है वोट कौन सा, निर्णायक मत। कौन सा होता है, निर्णायक मत। तो इनको जो मत जो देते हैं वो देते हैं निर्णायक मत के रूप में, ऐसे मत नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये देते हैं निर्णायक मत। अब बात करते हैं जो हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी जो दंडात्मक शक्ति, मतलब वो क्या क्या उन पर सजा दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो सजा है वह है अनुशासनहीनता करने पर सदस्यों को निलंबित कर देते हैं। मतलब कि जैसे आपकी कोई लोकसभा का सत्र चल रहा है, उस समय पे भाई साहब कोई भी आके ऐसे काम करने लगे जो हमारी कार्रवाई के विरोध कर रहा हो या फिर उसको बाधा ढाल रहे हो, उस टाइम पे क्या कर दिया जाएगा, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष होंगे उनको भगा देंगे, कहेंगे जाओ भाई बेटा चाय पी के आओ, पहले जाओ अपने दिमाग क्या करो, ठंडा करो, उसके बाद आना तुम, ठीक है। उसको क्या कर देते हैं, थोड़ी देर को निलंबित कर देते, तुम जाओ बाहर थोड़ा घूम टहरे आओ, तुम्हारा जो दिमाग है वो सही नहीं चल रहा है। तो उनके पास इतना पावर होता है, इसलिए जब वो कहते हैं बैठ जाओ भाई, तो भाई इज्जत से बैठ जाना चाहिए। अगर नहीं बैठेंगे और उसका दिमाग सरक गया फिर वो कौन सी शक्ति लगाएंगे, कमांडो को बुला के अपनी ये वाली शक्ति लगा देंगे, जिससे फिर जाओ बेटा बाहर। इसके बाद जो दूसरी शक्ति है, यदि कोई सदस्य बिना सूचना पर 7 दिनों तक अगर संसद में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता है जो वह कर दी जाती है रद्द। कोई व्यक्ति जैसे अब आप अपनी क्षेत्र के क्या है, संसद है, और हाई संसद का जो सत्र चल रहा है और आप उसमें उपस्थित नहीं हो और 60 दिन तक, मतलब 60 दिन तक क्या होती है, मतलब कुछ चीजें जाना पड़ता है जो संसद लोग होते हैं। तो अगर आप 60 दिन तक अनुपस्थित हैं, जैसे हमारी कक्षाएं होती हैं, आप अनुपस्थित होंगे तो फिर आपकी क्लासेस छूट जाएंगी। ऐसे ही उनका भी क्या होती है, सत्र होती है, उनमें बैठकों में हर संसद को जाना होता है। अगर कोई भी ऐसा सांसद है जो 60 दिन से मतलब उनके संपर्क में ही नहीं गया, किसके, लोकसभा के संपर्क में, जिस कारण से लोकसभा अध्यक्ष को इतना पावर है कि वो कहेंगे भाई तुम जाओ घर पे बैठो आराम से, तुम्हारा कोई काम नहीं है लोकसभा में, आप घर पे जाओ आनंद लो। तो याद रखना भाई, अगर कोई व्यक्ति बिना सूचना पर, मतलब एप्लीकेशन वगैरह लगा सकते हैं, जैसे स्कूल में हम लोग लगाते थे ना कि भाई आज हम स्कूल नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्या लगा देते एप्लीकेशन। इसी प्रकार से वहाँ पे भी कुछ एप्लीकेशन, मेडिकल पत्र वगैरह चलते हैं, अगर आप वहाँ पे लगा देते तो वो मतलब वहाँ पे सूचना पहुँच जाती, कोई कारण है इस वजह से वो नहीं आए। अगर बिना सूचना के जाएंगे भाई तो 60 दिनों के अंदर आपको क्या कर दी जाएगी, 60 दिनों के बाद आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये भी किसके पास पावर है, तो भाई लोकसभा के अध्यक्ष के पास पावर है। इसके बाद जो लास्ट पावर है उनके पास, दल बदल के आधार पर सदस्य को रद्द कर देना। अब कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे कांग्रेस से कहाँ पे आ गए, बीजेपी में आ गए। इसमें अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी सदस्यता क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, या फिर उनकी सदस्यता वो रद्द कर सकते हैं, ठीक है भाई साहब। तो ये थी उनकी हमारी जो राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, और लोकसभा की जो शक्तियाँ हैं, लोकसभा के अध्यक्ष की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में। तो भाई साहब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा,
दोस्तों के साथ शेयर तो बहुत ज़्यादा ही करना है आपको। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। और एक बात और कहूँगा, अगर आपको इसमें तो कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ें ऐसी लग रही कि मैंने गलत पढ़ा दी, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी लगता है कि जो बीच में कभी कुछ बोलते सही लेकिन कुछ चीज़ें क्या हो जाती गलत बोल जाती हैं ना चाहते हो भी, तो उस समय आप उसको आप भी वो से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जिससे अपनी गलतियों को क्या कर सकता हूँ, सुधार सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।